हम लोग बात कर रहे थे, पर्सन, इस संकल्पना पर बात चल रही है। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने है वो ये है कि हमने पर्सन को मानव प्राणी के साथ जोड़कर अब तक देखा है, जन्म से लेकर और इतने बड़े हो जाने तक आप मानव प्राणी के साथ पर्सन की संकल्पना को देखते आए। इसलिए दिमाग को यह समझने में दिक्कत होती है कि पर्सन संकल्पना का सिर्फ नाम है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। ये ठीक वैसे ही संकल्पना का नाम भर है जैसे आपका अपना कुछ नाम है, और आपका जो भी नाम है उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप जो हैं उसे पुकारने भर के लिए है, क्योंकि आप जो हैं वो दिखते नहीं है, दिखता आपका शरीर है, आप नहीं दिखते, और आपको पुकारने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एक तरीका यह विकसित हुआ है कि आपको एक नाम दे दिया, और वो नाम जब पुकारा जाता है तो आपके जैसे जो प्राणी हैं उनमें से आप बोल पड़ते हो। ठीक है, तो आखिर आपको आवाज कैसे दी जाए, ये एक समस्या है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए आपको एक नाम दे दिया गया। इस तकनीक का उपयोग विषयों में भी किया गया है, इस तकनीक का उपयोग हर जगह हुआ है, और हर जगह क्या हुआ कि एक वर्ग की जो वस्तुएं हो सकती हैं उनके गुणों का अध्ययन किया, उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया, और उन गुणों और विशेषताओं के आधार पर उस विशेष वर्ग की वस्तुओं को एक विशेष नाम यह दे दिया गया। अब जैसे आपका नाम उच्चारित होते ही आप आवाज देते हो और आपके दिमाग में यह परावर्तित होना शुरू हो जाता है कि कोई हमें आवाज दे रहा है। ऐसे ही विभिन्न वस्तुओं को या विभिन्न वर्ग की वस्तुओं को आवाज देने के लिए या उन्हें पहचानने के लिए या उन्हें पुकारने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से उस विशेष वर्ग की वस्तुओं का अध्ययन किया गया और उन्हें एक विशेष नाम यह दे दिया गया। अब वो नाम जैसे ही पुकारा जाता है वैसे ही आपके मस्तिष्क में वे विशेषताएं जो उस नामधारी जो वस्तुओं का वर्ग है उसकी जो विशेषताएं वे आपके दिमाग में परावर्तित ये होने लगती हैं, और फिर वो नाम एक संकल्पना बन जाता है। उस नाम को एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वो नाम एक कॉन्सेप्ट है, एक संकल्पना है, एक अवधारणा है। इसके अलावा संकल्पना या कॉन्सेप्ट का कोई अर्थ नहीं होता। ये हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और हर बार इस बात को हम यहीं से उठाते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए कि संकल्पना इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, ये सिर्फ नाम है एक विशेष वर्ग की वस्तुओं का। और उस विशेष वर्ग की वस्तुओं में जब कुछ विशेषताएं पाई जाती जिनका अध्ययन अध्येता ने गंभीरता के साथ किया है, यानी जितनी बारीकी के साथ वह उन विशेषताओं का अध्ययन करके ठीक है उनका निरूपण यह करता है, संकल्पना उतनी ही स्पष्ट यह होती है। लेकिन हर व्यक्ति विशेषताओं का अध्ययन एक समान बारीकी से कर पाए यह संभव नहीं होता। ठीक है,
सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग है, लेकिन महत्व किसका होता है? प्रयास का। महत्व परिणाम का नहीं होता। यह यूं कहें, परिणाम का भी महत्व है, लेकिन प्रयास इसका अपना ही महत्व है, क्योंकि परिणाम प्रयास की सफलता है। अगर हम प्रयास को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो परिणाम कभी आएगा ही नहीं। इसलिए प्रयास, इसको प्रोत्साहित किया ही जाता है। और जब पहला प्रयास किसी दिशा में होता है तो परिणाम संपूर्णता के साथ आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो संकल्पनाओं के साथ यही है। व्यक्ति इसे समझने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि व्यक्ति की संकल्पना आपको जन्म से लेकर आज तक मनुष्य प्राणी से, मनुष्य नाम के प्राणी से, क्योंकि मनुष्य ये भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए एक प्राणी, ठीक है, से जुड़ी हुई संकल्पना है, बस। इसके अलावा मनुष्य भी कुछ नहीं। अन्यथा मनुष्य उतना ही प्राणी है जिसे शेर को ईश्वर ने बनाया, वैसे ही मनुष्य को बनाया। तो क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेर और मनुष्य में कोई फर्क थोड़ा ही है। अगर क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेर और मनुष्य समान, ठीक है, धरातल पर है। तो मनुष्य यह भी एक अवधारणा है। आखिर ईश्वर के द्वारा इतने सारे प्राणी बनाए गए, उनमें भेद कैसे करें? ठीक है, तो जो प्राणियों के विभिन्न वर्ग हैं, उनके गुणों का अध्ययन करके, ठीक है ना, उन विभिन्न वर्गों के प्राणियों को अलग अलग नाम ये दे दिए गए। अब वो नाम जैसे उच्चारित होता है, आपके दिमाग में फट से वो विशेषताएं परावर्तित होने लगती हैं और आप समझ लेते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाए गए किस वर्ग के प्राणी की बात चल रही है। शेर की बात की तो आपके दिमाग में एक, ठीक है, विशेषताएं रिफ्लेक्ट होती हैं। मनुष्य की बात करते हैं तो अलग। ठीक, मनुष्य यह भी नाम है, ठीक है, एक विशेष वर्ग के प्राणियों का। इसलिए मनुष्य यह भी संकल्पना है, यह भी अवधारणा है, और व्यक्ति यह भी अवधारणा है। व्यक्ति अवधारणा, इसे आपने मनुष्य ये मानव प्राणियों के साथ जोड़कर देख लिया, बस इतनी सी दिक्कत है। इसको अलग अलग करके देखें कि व्यक्ति सिर्फ संकल्पना है, आवश्यक नहीं ये मानव प्राणी ही होगा। और ऐतिहासिक रूप से जब हम देखते हैं तो ये मानव प्राणी था भी नहीं। ऐतिहासिक रूप से व्यक्ति कौन था? मुखौटा, मास्क, इसे कहा व्यक्ति, मनुष्य को नहीं कहा। मानव थोड़े ना, मानव प्राणी तो बाद की बात है। ठीक है, अब मुखौटा, इसे मास्क कहा। अब इसी तर्क को आगे पकड़कर विद्वान बढ़ते गए और संकल्पना व्यक्ति के रूप में, यह व्यक्ति नाम की संकल्पना विकसित होती चली गई। उसका विकास कहां हो रहा है? नाटक के क्षेत्र में। क्योंकि मुखौटा एक विशेष पात्र का होता है और वो पात्र जो मुखौटा पहनता है वह किसी और पात्र को जीता है। इनफैक्ट वो कुछ और होता है और वो जिसे जीता है वो कुछ और होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस तर्क को उठाया जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति खुद कुछ भी हो सकता है और वो किसी अन्य की भूमिका को भी जी सकता है। यह व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं को जी सकता है और जिस समय वो जिस भूमिका को जी रहा है उस समय वो वही व्यक्ति
सा है, वो व्यक्ति है ये तो नहीं कह सकते क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं वो, लेकिन उस व्यक्ति सा जरूर है, ठीक है ना, ये कहा जा सकता है। और इन सारी बातों को वही समझा गया जहां व्यक्ति नाम की संकल्पना विकसित हो रही है। व्यक्ति अर्थात लैटिन में उसका अनुवाद पर्सन आएगा, ग्रीक में उसका अनुवाद प्रोसोपोन आएगा, ठीक है। तो ये संकल्पना विकसित होनी शुरू हुई और हमने कल भी कहा कि एक क्षेत्र में कोई विकास चलता है और उससे सभी क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं। डार्विन, लैमार्क इनका उदाहरण देकर कहा कि इन्होंने ये पहली बार पहचाना कि कायिक विकास हुआ है और सभी मानव प्राणी, ये सभी जीवधारी अंततः असेंबली ऑफ सेल्स यही है। और सेल आरएनए, डीएनए, ठीक है, वो कहते ना रिबो न्यूक्लिक एसिड एंड डाई रिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए इसका संग्रह है, उसमें एक केंद्रक है बस और कुछ है नहीं, न्यूक्लियस है, यही तो सेल की परिभाषा है। तो अंततः सब में एक जैसी चीजें हैं, तो लोग भिन्न कैसे हो सकते हैं? और उन्होंने एक सिद्धांत दिया सभी समान है, लेकिन उनका वो सिद्धांत कहां आया? बायोलॉजी के क्षेत्र में। विकास उस सिद्धांत का कहां हुआ? बायोलॉजी मां। लेकिन उसने प्रभावित क्या किया? सारी स्टीम्स को प्रभावित कर दिया। और मानव प्राणी जो चेतना के स्तर पर समान नहीं है, कोई मूर्ख है तो कोई बुद्धिमान, कोई दयालु है तो कोई क्रूर, ठीक है, चेतना के स्तर पर जो मानव प्राणी समान नहीं है उनको भी समानता के एक ऐसे स्तर पर खड़ा कर दिया जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। और हमने कानून की फील्ड में सिद्धांत, ठीक है, क्या जन्म दे दिया कि विधि के समक्ष समता होगी, विधि का समान संरक्षण सबको हासिल होगा। क्योंकि हम देखते हैं आम जीवन में कि यह सिद्धांत कई बार अन्याय ये पैदा करता है और हमारा मन विद्रोह करता है। हम कहते हैं क्या जरूरत है इन आतंकवादियों को, जिन्हें हजारों लोगों को मारते हजारों लोगों ने देखा है, इनका ट्रायल चलाने की क्या जरूरत? यानी विधि का समान संरक्षण नहीं मिलना चाहिए आतंकवादियों को, इसकी मांग हम खुद करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी क्षेत्र में हुआ विकास, किसी भी क्षेत्र में हुए विकास को प्रभावित करेगा। जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है, इस बार तो हम लोगों ने थ्योरी से शुरू ही नहीं किया, मसला कॉन्सेप्ट से शुरू किया है। अन्यथा अगर शुरुआत से शुरुआत होती तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, और वहां आता हालैंड कहता है ये क्या है? विधि के प्रारूपों का विज्ञान है, ठीक है, ये विधि के प्रारूपों का विज्ञान है। ऑस्टिन कहता है ये विध्यात्मक विधि का दर्शन है। हालैंड कह रहा विज्ञान है, ऑस्टिन कह रहा दर्शन है। और इसके कारण को जब हम लोग खोजते तो हम लोग पाते ऑस्टिन जिस युग में हुआ उस युग में दर्शन शब्द फैशन में आ गया था। विभिन्न चीजें फैशन में आ जाती हैं। कभी खाना बनाना फैशन में था, आज खाना न बनाना यह फैशन में है। हम अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर रहे हैं। आप, ठीक है, अगर आपके परिवारों में ऐसा नहीं हो रहा होगा तो उन परिवारों में आपके संपर्क निश्चित निकल आएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा कि आज परिवारों में खाना नहीं बनना है, और अगर बन रहा है
तो जोमेटो जैसी कंपनियों का व्यापार बढ़ता नहीं। मैं कैसे बढ़ रहा है? कितने लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग हॉस्टल में रह रहे हैं। ठीक है, क्या हॉस्टलों में ही जोमेटो की सर्विस दे रही है क्या? ठीक है, आपका ऐसे जगहों पर लोग जहां परिवार के साथ नहीं रह रहे, नहीं जोमेटो सर्विस दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप मोहल्लों में देखो, घरों में देखो, इवन एड लग रहे हैं। और देखिए, विज्ञापन समाज की मनोवृत्ति के अनुकूल लगता है। विज्ञापन क्या लग रहा है? आप रील्स देखो, हम मील्स ले आएंगे। इसका अर्थ ही यह निकला कि ट्रेंड बदल गया। ठीक है, ट्रेंड बदल गया। अब ट्रेंड क्या है? अब टिक्की का ठेला नहीं चलेगा, मोमोज का ठेला चलेगा। व्यापार कम नहीं हुआ, तरीका बदला है। ठीक है, तो स्थिति क्या होती है? ट्रेंड बदलता है। एक समय एक चीज ट्रेंड में होती है, कुछ समय बाद वो ट्रेंड में नहीं रहती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिस समय आस्तीन है, उस समय दर्शन, ये बड़ा लोकप्रिय शब्द है, इसलिए वो कहता है ये विद्यात्मक विधि का दर्शन है। और जिस समय हालैंड आए, उस समय विज्ञान शब्द लोकप्रिय हो गया था इंटेलेक्चुअल फील्ड में, इसलिए हालैंड कहता है ये विधि के प्रारूपों का विज्ञान है, और कोई कारण नहीं है। तो हम आपके सामने जो स्थापना कर देना चाहते हैं वो सिर्फ इतनी कि नामों का कोई महत्व नहीं होता। नाम तो पुकारने का या प्राथमिक तौर पर विशेषताओं को समझने का माध्यम बने, बस। इसलिए ठीक है कि व्यक्ति इसे मानव प्राणी के साथ आपने समझा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसका विकास नाटक की फील्ड में हुआ था और इसका प्रयोग मुखौटे के संबंध में हुआ था, और मुखौटे के माध्यम से भूमिका, मुखौटा प्रतिनिधित्व करता था भूमिका का, तो कालांतर में इसे भूमिका के संबंध में प्रयुक्त किया गया, और फिर इसे मानव प्राणी जो कि एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम था उसके लिए प्रयोग किया गया। और वहां से यह विचार लिया गया कि अगर कोई मानव प्राणी किसी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, ठीक है, तो उसे, ठीक है, पर्सन कहा जा सकता है। और इस अवधारणा को कानून के क्षेत्रों में भी लागू कर दिया। और कानून के क्षेत्रों में व्यक्ति उसे कहा जाने लगा जो प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति, ठीक है, था या नहीं था, इससे मतलब नहीं, वो प्राकृतिक तौर पर व्यक्ति हो या न हो, लेकिन अगर वो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम था, ठीक है, विधिक भूमिका, भूमिका कौन सी? विधिक भूमिका, क्योंकि हम अब कानून की फील्ड में आ गए, ठीक है। तो एक व्यक्ति वो है जो मानव प्राणी है और साथ ही साथ कानून में एक भूमिका इसका निर्वहन कर सकता है। बात यहां से शुरू हुई, क्योंकि बात की शुरुआत तो हल्के से होती है ना, तो बात यहां से शुरू हुई कि ऐसा मानव प्राणी जो एक भूमिका का निर्वहन ये कर सकता है, उसे हम कानून में व्यक्ति कहेंगे। और कानून में भी इसकी शुरुआत किससे हुई? मानव प्राणी के साथ जोड़कर इसकी शुरुआत हुई, लेकिन विकास धीमे धीमे ये समझ में आया कि वे मानव प्राणी हैं जो एक मानव प्राणी के रूप में संपूर्ण भूमिका, एक मानव प्राणी, एक कानून मानव प्राणी के लिए जो संपूर्ण भूमिका तय करता है, उसका निर्वहन करने में भले ही सक्षम ना हो, लेकिन अगर वो कुछ भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है तो भी हमें व्यक्ति तो उसे मानना ही होगा।
ऐसा तो नहीं उसे व्यक्ति नहीं मानेंगे। और फिर व्यक्तियों का समूह ऐसी आर्टिफिशियल एंटिटीज, ऐसे कृत्रिम अस्तित्व, चाहे वो राज्य हो, चाहे निगम हो, चाहे फैक्ट्री हो, फैक्ट्री गलत बोल गए, कंपनी हो, ये एंटिटीज, ये स्वयं में व्यक्ति समूह, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति समूह मीनिंग दे रहा है मानव प्राणियों के समूह में, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अलग है, मानव प्राणी अलग है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि आपने मानव प्राणी और व्यक्ति इसे मिलाकर देखा है, इस आपने देखा ही ऐसे है, इसलिए दिमाग इसको स्वीकार करे कि मानव प्राणी अलग है और व्यक्ति अलग है, ये थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि दिमाग वैसे सोचने का आदी हो गया। लेकिन इस अंतर को अनुभव ये तो करना ही होगा। तो ऐसे लोग तो न कहें, ऐसे अस्तित्व, ऐसी एंटिटीज जो मानव प्राणियों के समूह थे, न कि मानव प्राणी, या कोई गैर मानवीय अस्तित्व थे। गैर मानवीय अस्तित्व मीनिंग देर भाई, मृत व्यक्ति थे, पशु थे, वस्तु थे, ठीक है, उनके लिए भी अगर वो कानून में एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम और समर्थ माने गए, तो उनके लिए भी फिर व्यक्ति इस शब्द का, इस संकल्पना का प्रयोग हो गया, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति एक संकल्पना का नाम है और इस संकल्पना का नाम उन सभी चीजों को दे दिया गया जो विधि में भूमिका, इसका निर्वहन करने में सक्षम है, ठीक है ना। भूमिका, और भूमिका का निर्वहन करने के लिए अधिकार और कर्तव्य, इनकी आवश्यकता है। आप बिना अधिकार और कर्तव्य के किसी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर एक आसान सी डेफिनेशन उभरी कि व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा वो व्यक्ति जो विधिक अधिकारों को और विधिक कर्तव्यों को धारण करने के योग्य है, वो व्यक्ति। अब देखिए, बात जब भी शुरू होगी तो हल्के से शुरू होगी, हल्के से शुरू होगी मीनिंग दर भाई, मोटे तौर पर बात शुरू होती। तो इसलिए शुरुआती दौर में, यानी प्राकृतिक विधि विचारकों के युग में, ठीक है, प्राकृतिक विधि विचारकों का युग सबसे पहला युग है कानून की दुनिया में, क्योंकि प्राकृतिक विधि यही पहली विधि है जिसे मानव ने जाना है। विधि के जो अन्य सिद्धांत हैं वे आगे के वर्षों में पैदा हुए, या विधि के क्षेत्र में वो उन्नति है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर विधि प्राकृतिक विधि के विचार के साथ पैदा हुई है, क्योंकि हर चीज का प्रथम स्रोत प्रकृति है। हमने आपसे हमेशा एक बात कही है कि ज्ञान प्राप्ति का साधन ये तो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। तो अंततः हर चीज प्रकृति से ही निकली है। प्राकृतिक विधि, समानता का विचार प्राकृतिक विधि का है, ठीक है। और ये मानव ने देखा कि प्रकृति में कुछ भी हो उसका समान महत्व है, क्योंकि अगर प्रकृति से एक भी चीज हटा दी जाए तो संपूर्ण प्रकृति खत्म हो जाएगी, और विज्ञान ने आज इस सिद्धांत को साबित किया है। तो सवाल यह है, इसका मतलब समानता ये बेहतर बात है स्थायित्व के लिए, समानता के बिना स्थायित्व संभव नहीं। यहां से
कैसे निकला ये सिद्धांत? अवलोकन से। ठीक है ना, ये अवलोकन से ही तो निकला। तो प्रथम जो विकास है कानून की दुनिया में, वो तो प्राकृतिक विधि के साथ शुरू हो रहा है। तो कानून की दुनिया में हुआ कोई विकास प्रथमतः तो, ठीक है, प्राकृतिक विधि के आधार पर ही समझा जाएगा। तो पहली बार जब प्राकृतिक विधि विचारकों ने व्यक्ति की संकल्पना इसको समझने का प्रयास किया, तो उन्हें जो कुछ समझ में आया वो ये समझ में आया कि व्यक्ति ये मानव प्राणी ही हो सकता है। उन्होंने मानव प्राणी से अलग हटकर व्यक्ति को नहीं देखा, ठीक है ना। इसलिए व्यक्ति नाम की संकल्पना, इसकी परिभाषा का जो प्रथम सिद्धांत है वो इच्छा का सिद्धांत ये कहलाता है। ठीक है, इच्छा, क्योंकि इच्छा मानव प्राणियों में ही हो सकती है। इच्छा मानवेतर प्राणियों का गुण नहीं है, ठीक है ना। इसलिए प्राकृतिक विधि विचारक जो है उन्होंने मानव अस्तित्व को, ठीक है, मानव अस्तित्व को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। यानी मानव अस्तित्व ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्ति ना हो, और मानव अस्तित्व ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्ति हो, ठीक है ना। क्योंकि व्यक्ति मानव प्राणी नहीं है, व्यक्ति तो भूमिका है। तो मानव प्राणी तो ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्ति हो, और मानव प्राणी ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्ति ना हो। यानी ऐसा मानव प्राणी जो भूमिका इसका निर्वहन नहीं कर सकता, वो मानव प्राणी ये तो है। अगर भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता वो, तो मानव प्राणी होने की अपनी जो योग्यता है उसको तो वो नहीं खो देता। मानव प्राणी तो बना रहेगा, किंतु व्यक्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यक्ति भूमिका का नाम है, या व्यक्ति उस व्यक्ति का, उस मानव प्राणी का नाम है जो उस भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। प्रारंभिक तौर पर व्यक्ति कौन है? भूमिका। और कालांतर में वो मानव प्राणी जो उस भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो व्यक्ति या तो भूमिका है, और या उस भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम मानव प्राणी, यही तो है। जूरिस्प्रूडेंस इतना खूबसूरत विषय है कि इसके बराबर खूबसूरत विषय ही नहीं है। लेकिन इसे समझा सिर्फ बुद्धि की मुद्रा, इसे खर्च करके ही जा सकता है। और बुद्धि के पीछे अगर लाठी लेकर घूमे तो कुछ नहीं होगा। आपको आईपीसी आती है, वो तो गधों को आती है। अगर गधों को बताते रहो कि जो है कत्ल करना गलत बात है, तो गधा सीख जाएगा कि कत्ल करना गलत बात है। और अगर वो भी तुम नहीं सीख सकते तो मानवेतर क्या कहे, तुम गधेतर प्राणी हो। ठीक है, मजा तो जूरिस्प्रूडेंस के ही साथ है, आनंद तो इसी के साथ है। यहां विश्लेषण से चीजें निकलती हैं। व्यक्ति संकल्पना है। प्राकृतिक विधि विचारक उन्होंने ये कहना शुरू किया, क्योंकि प्राकृतिक विधि विचारक अवलोकन, यही पद्धति है उनकी। विश्लेषणात्मक
जो विचारक है, विश्लेषण एनालिसिस ये पद्धति है उनकी अध्ययन की, अपनी अध्ययन की पद्धतियां होती हैं। और सबसे प्राचीन पद्धति ऑब्जर्वेशन है। रिसर्च जब आप करते हैं, दोनों पद्धतियां ये लगाई जाती है। एनालिसिस ये पद्धति भी लगती है, ऑब्जर्वेशन ये पद्धति भी लगेगी। ठीक है, तो प्राकृतिक विधि विचारक ऑब्जर्वेशन की पद्धति इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और एनालिटिकल एनालिसिस की पद्धति इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राकृतिक विधि विचारकों ने देखा कि मानव प्राणी जो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, उसको व्यक्ति कहा नाटक के क्षेत्रों में। उन्होंने यही बात उठाई, कानून के क्षेत्र में रख दी कि मानव प्राणी जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, ठीक है, वो व्यक्ति है। ठीक है, अर्थात उन्होंने इच्छा के सिद्धांत को जन्म दे दिया, क्योंकि भूमिका का निर्वहन ये स्वैच्छिक ही होगा। भाई, भूमिका का निर्वहन अनैच्छिक तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम जो परिभाषा हुई वो इच्छा के सिद्धांत के आधार पर हुई, और वो किन्होंने की? प्राकृतिक विधि विचारकों ने, जिनमें से प्रमुख हीगल की परिभाषा है और दूसरी चीटलमान इसकी परिभाषा है। हीगल है, कांट है, इन सबको हम लोग देखेंगे कहां? जब एनल जो आपका नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, जब उसको हम पढ़ेंगे तो हम हीगल, कांट, ठीक है, इन सबको पढ़ेंगे, और तब इनके बारे में पूरा परिचय यह हमारे सामने आएगा। हीगल, कांट ये लोग स्वतंत्रता इसके पक्षधर हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता अमूर्त रूप से दुनिया में मौजूद है। अमूर्त है लेकिन है। ठीक है, स्वतंत्रता तो है, इससे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते। और हम कहें कि दिखाओ का है, तो दिखा आप कुछ भी नहीं सकते। आप स्वतंत्रता के लक्षण तो दिखा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दिखा सकते। आप स्वतंत्रता के लक्षण कि देखो ये अपनी मर्जी से जो चाहते हैं कर लेते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? लेकिन स्वतंत्रता, ठीक है, इसे नहीं दिखा सकते। स्वतंत्रता का लक्षण दिखा सकते हैं, और स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख लक्षण आप जो दिखाते हैं वो क्या होता है? इच्छा। कि देखो ये जो चाहते हैं सो करते हैं, जो चाहते हैं सो करते हैं, यानी इच्छा ये प्राथमिक चीज है स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने के लिए, स्वतंत्रता को डिनोट करने के लिए। इसीलिए व्यक्ति शब्द की संकल्पना प्राकृतिक विधि विचारकों के द्वारा जो स्पष्ट की गई वो इच्छा, इसके आधार पर। और हीगल ने कहा कि इच्छा वो जो न्यायपूर्ण इच्छा है, जो न्यायपूर्ण इच्छा है उसकी आत्मनिष्ठ संभावना, इसी को बस व्यक्ति कहा जाता है। न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना। न्यायपूर्ण इच्छा ये किसमें पाई जा सकती है? मानव प्राणी में, क्योंकि इच्छा तो मानव प्राणियों का गुण है। ठीक है, न्यायपूर्ण इच्छा, इच्छा आपकी अन्यायपूर्ण भी हो सकती है और इच्छा आपकी न्यायपूर्ण भी हो सकती है। न्याय ये क्या है और अन्याय ये क्या है? ठीक है, इस पर विचार ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप होता क्या है,
शब्दों को लगातार उच्चारित करने के कारण इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि शायद शब्दों के अर्थ भी आपके दिमाग में स्पष्ट, जबकि आप जब गहरे उतरते हैं तो पता यह लगता है आपको तो शब्द के अर्थ के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि अगर न्याय और अन्याय इन शब्दों का अर्थ पता होता है तो आप फेसबुक पे फेसबुकियों को ये लिखते नहीं देखते कि गलती तो पांडवों ने की, ठीक है, उन्होंने निहत्थे कर्ण को मार दिया, ठीक है ना, स्वयं भगवान ने खड़े होकर, ठीक है, जो अन्याय सा दिखता है उससे विभिन्न कौरव महारथियों का वध करवा दिया। तो अन्याय तो या अधर्म तो ये कर रहे हैं, लेकिन धर्म का पक्ष इनका कह रहे हैं। और फिर आप सिद्धांत क्या प्रतिपादित करते, चूंकि पांडव जीत गए इसलिए उनके पक्ष को इतिहासकारों ने धर्म का पक्ष कह दिया। और फिर आप एकदम विपरीत सिद्धांत, गलत सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं कि क्या, कि इतिहास विजेताओं का होता है और विजेता जो चाहते हैं वो इतिहासकार से लिखवा लेते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। आपके दिमाग में न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, इसकी परिभाषा क्लियर नहीं है, ठीक है। पांडव शांति दूत भेज रहे हैं, इसके बाद भी कि उनके साथ कुछ भी बुरा ऐसा नहीं है जो इस दुर्योधन ने किया न हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है, इसके बाद भी शांति दूत भेज रहे हैं। क्योंकि कृष्ण अगर शांति दूत बनकर गए हैं तो गए तो इन्हीं की ओर से हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर हमने शांति स्वीकार कर ली तो वो भी करेंगे। तो इसका मतलब है तो मर्जी, बेमन ही सही, लेकिन है तो, ठीक है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर युद्ध होगा तो जो जिन संसाधन जो नष्ट होंगे वे समाज के होंगे। पांडवों नहीं पैदा किए, वो न कौरवों ने पैदा किए। कौन से संसाधन नष्ट होंगे? समाज के। और छोड़ दीजिए, कम से कम आदमी तो मरेगा, आदमी ये संसाधन है, ठीक है, उस आदमी का उपयोग अन्य कामों में हो सकता था। तो अपने लिए, अपने दुखों का, अपने कष्टों का, अपनी चिंताओं का बलिदान कर देने के बाद भी पांडव समाज के भले के लिए अपने अपमान को पी जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए वे धर्म के पक्ष पे हैं, ठीक है, इसलिए वे न्याय के पक्ष पर हैं। और ये दुर्योधन सिर्फ अपने वैयक्तिक ईर्ष्या के लिए एक ऐसे महायुद्ध को आमंत्रित कर रहा है, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं बचने वाला है। ये आज हम जानते हैं, उस समय तो, ठीक है ना, आप एक विनाशकारी युद्ध को आमंत्रण ये दे रहे हैं, इसलिए अन्याय के पक्ष पर है। तो न्याय और अन्याय की व्याख्या, धर्म और अधर्म की व्याख्या, ये व्यक्ति और समष्टि इसके आधार पर है, व्यक्ति और समाज इसके आधार पर है। हीगल क्या कह रहा है? हीगल कहता है कि जो न्यायपूर्ण इच्छा है उसकी आत्मनिष्ठ संभावना, ठीक है, यही व्यक्ति है, ठीक है। न्याय, अच्छा, इच्छा कौन रख पाएगा? मानव प्राणी। लेकिन उस मानव प्राणी जो इच्छा रखने में समर्थ है, पहली बात वही व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा कोई, भले ही वो मानव प्राणी हो, लेकिन वो अगर इच्छा रखने में समर्थ नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, इच्छा रखने में समर्थ है लेकिन अन्यायपूर्ण इच्छा रखता है तो भी व्यक्ति नहीं है। दो बातें हुई ना। इसका मतलब हीगल की परिभाषा के मुताबिक अगर देखेंगे तो आतंकवादी व्यक्ति नहीं है, गुंडे व्यक्ति नहीं है, लफंगे व्यक्ति नहीं है, ऐसे निकल कर आएगा। क्योंकि वो कहता है कि यह न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है। और संभावना कहां है उसमें? देखिए, मां और शिक्षक, इसमें जो फर्क है, मां
संभावना को जन्म देती है। बच्चा संभावना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और शिक्षक उसे संभव बनाता है। वही है जो उसे उस संभावना को उस रूप में विकसित कर देता है जिस रूप में उसका विकास होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि मां और शिक्षक एक फुटिंग पर है, उनमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर उसने संभावना को जन्म दिया है तो संभावनाएं तो खत्म हो सकती, ठीक है ना। और ये शिक्षक है जिसने उस संभावना को संभव बनाया है, ठीक है ना। तो उसका रोल शिक्षक का कम थोड़ी है व्यक्तिगत जीवन में, ठीक है। तो ऐसे ही है, क्या कहता है ईगल? ईगल कहता है कि ये, ठीक है, न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है। व्यक्ति जो आज न्यायपूर्ण इच्छा नहीं रख रहा है, कल रख भी सकता है। इसीलिए उसने संभावना शब्द का प्रयोग किया है। और विचारक या चिंतक की गहराई ये इसी से पता लगती है वो किस शब्द का प्रयोग कर रहा है। एप्रोप्रिएट वर्ड का चुनाव। तो पहला इच्छा का सिद्धांत आता है और वो व्यक्ति को परिभाषित करता है, और व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहता है कि ये न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है। और चूंकि इच्छा इसकी बात कर रहा है, इसलिए हीगल मानव प्राणी से अलग हटकर व्यक्ति की संकल्पना को मान्यता देने को तैयार नहीं है। और हीगल प्रकृतिवादी है, ठीक है। इसलिए प्राकृतिक विधि विचारक मानव प्राणी को, ठीक है, मानव प्राणी को ही व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। और मानव प्राणियों में भी सारे मानव प्राणियों को व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे। ऐसे मानव प्राणी जो इच्छा रख सकते हैं, और फिर उनमें भी ऐसे मानव प्राणी जो न्यायपूर्ण इच्छा रख सकते हैं, ठीक है ना। वे मानव प्राणी हीगल के मुताबिक, ठीक है, आपका विधिक व्यक्ति है। व्यक्ति है ये, क्योंकि अब कानून की बात शुरू हो गई, इसलिए अब व्यक्ति को हम क्या नाम दे देंगे? विधिक व्यक्ति। हीगल डिफाइन कर रहा है कि न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना। न्यायपूर्ण इच्छा गुंडों को व्यक्ति नहीं बनने देगी, न्यायपूर्ण इच्छा आतंकवादियों को व्यक्ति नहीं बनने देगी। और ये आप भी कहते हैं, हीगल ही नहीं कह रहा, आप ही कहते हैं ये कोई आदमी है, ठीक है, क्योंकि इनकी इच्छा न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए यह आदमी नहीं है, ठीक है। तो न्यायपूर्ण इच्छा की आत्म, कहां डेफिनेशन याद करना कठिन है। आप डेफिनेशन को इलेबरेट तो करें, ठीक है। जीटलमान कहता है यह इच्छा की विधिक क्षमता है। इच्छा की विधिक क्षमता मीनिंग देयर बाय कि मानव प्राणी, क्योंकि इच्छा मानव प्राणी में ही होगी, इसलिए प्राकृतिक विधि विचारक मानव प्राणी से अलग हटकर व्यक्तिगत तौर पर जिसे मानव प्राणी कहा गया है उसके लक्षण के रूप में, ठीक है, व्यक्ति इसे देख रहे हैं। मानव प्राणी अलग है और उसका लक्षण है व्यक्ति को होना, व्यक्ति होना, ठीक है। मानव प्राणी का लक्षण व्यक्ति का होना है, व्यक्तित्व का होना उसके पास है। और व्यक्ति और व्यक्तित्व तभी उसके पास हो सकता है जब उसमें इच्छा हो। ये इच्छा की विधिक क्षमता है। जीटलमान कहता है ये इच्छा की विधिक क्षमता, यानी वो मानव प्राणी जो इच्छा रख रहा है और विधिक रूप से उसकी इच्छा को विधिक क्षमता प्राप्त है, विधि उसकी इच्छा को मान्यता देती है। तो जीटलमान के दृष्टिकोण से भी लफंगे, लुच्चे, गुंडे और आतंकवादी ये व्यक्ति होने से हीन है, यद्यपि ये मानव प्राणी है।
डिटलमान कहता है ये इच्छा की विधिक क्षमता है। ठीक है, उसने जानबूझकर विधि शब्द लगाया है। यानी विधि जिन अधिकारों और कर्तव्यों को देना चाहती है, ठीक है, उन्हें धारण करने की इच्छा, ठीक है, इसी को व्यक्तित्व कहेंगे, और ये जिसके पास होगा उसे व्यक्ति कहेंगे। ये इच्छा की विधिक क्षमता है। ठीक है, तो और चूंकि विधिक है इसलिए अविधिक नहीं हो सकती, क्योंकि विधिक और अविधिक एक साथ तो नहीं चलेंगे। ये इच्छा की विधिक क्षमता है। आप देखेंगे प्रकृतिवादी मुख्य रूप से हीगेल और डिटलमान, इन्हें कोट किया जाता है। अब विकास शुरू हुआ, ग्रे आए। ग्रे यद्यपि एनालिटिकल है, जॉन चिपमैन ग्रे यद्यपि एनालिटिकल है, लेकिन उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कुछ हद तक वो प्रकृतिवादियों से सहमत हुए, और कुछ हद तक प्रकृतिवादियों से सहमत होने के कारण उन्होंने भी ये माना कि ये तो ठीक है कि कानून यानी विधि इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, एंड देयर इज नो नीड ऑफ विल फॉर द राइट्स, क्योंकि राइट क्या है उनके हिसाब से? दूसरे को मजबूर करने की क्षमता है। चाहो तो उपयोग करो, चाहो तो न करो। ठीक है, यद्यपि चाहो तो उपयोग करो, चाहो तो न करो, उसके लिए भी ठीक है, इच्छा की जरूरत, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो कर्तव्य, ठीक है ना, जो कर्तव्य जिस पर आरोपित है कानून की दुनिया में, ठीक है, उसके संबंध में इच्छा का महत्व है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकारों के संबंध में तो इच्छा का महत्व है ही। तो जॉन चिपमैन ग्रे ने भी कुछ हद तक इच्छा के महत्व को स्वीकार किया है। ठीक है, इच्छा सिद्धांत इतना प्रभावी रहा है कि एनालिटिकल जो इस मत के नहीं है कि मानव प्राणी यही सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, व्यक्ति हो सकता है, इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ये इस मत के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है क्या, जब हम लोग उधर लीगल थ्योरीज पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल विचारक, ऐतिहासिक विचारधारा और एनालिटिकल विचारधारा ये एक साथ विकसित होगी। हिस्टोरिकल कहां विकसित होंगे? जर्मनी में, सेविनी उनको लीड करेगा, ठीक है। और एनालिटिकल विचारधारा ये इंग्लैंड में चल रही होगी और इसे ऑस्टिन और वेंथम लीड करेंगे, यद्यपि हेनरी मैन भी इंग्लैंड में हिस्टोरिकल विचारधारा को लीड करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा गलत हुआ, समकालीन तो नहीं है हिस्टोरिकल, और वो हिस्टोरिकल उसके बाद है, एनालिटिकल के बाद है, लेकिन दोनों के बीच एक समानता है। हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल दोनों राज्य की मान्यता कानूनों के लिए जरूरी मानते हैं, कानूनों के लिए जरूरी ये मानते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल अध्ययन ये भी किया गया है, कानून का भी और कानूनी जो लीगल कॉन्सेप्ट है उनका भी, विधिक अवधारणाओं का और विधिक सिद्धांतों का, दोनों का ऐतिहासिक अध्ययन और विश्लेषणात्मक अध्ययन दोनों किए गए। तो ये जो इच्छा का सिद्धांत है, इस इच्छा के सिद्धांत पर जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दृष्टिपात हुआ, जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसे देखा गया तो यह गलत पाया गया, क्योंकि पाया यह गया कि व्यक्ति, ठीक है ना, यानी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम ऐतिहासिक तौर पर एक विशेष वर्ग के सदस्यों को माना गया
भले ही उनमें इच्छा हो न हो। ठीक है, जैसे भारत में ज्येष्ठाधिकार, राम में भले ही राजा बनने की इच्छा हो न हो, ठीक है ना, लेकिन वे विशेष वर्ग के हैं, ज्येष्ठ, ठीक है, पुत्र हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक तौर पर दिखाई यह दिया है कि विशेष वर्ग के सदस्यों के प्रति, ठीक है, विधि में भूमिका, इसको असाइन किया गया है। ठीक है, इसे अनुदत्त किया गया है, यानी विधिक अधिकार और कर्तव्य एक विशेष वर्ग के सदस्यों को दिए गए हैं, चाहे उनमें इच्छा हो और चाहे न हो। ठीक है ना। फिर एक और चीज देखी गई कि कुछ मानव प्राणी भले ही संपूर्ण विधिक भूमिका इसका निर्वहन करने में सक्षम न हो, अवयस्क है, संविदा भले ही न कर पाए, ठीक है, लेकिन 12 से ऊपर होने चोरी तो कर पाएगा। अरे भाई 12 से ऊपर अगर है तो चोरी तो करेगा भाई। और इवन 12 तक भी अगर उसकी उम्र 7 साल 1 दिन से लेकर 12 वर्ष तक है तो उसकी बुद्धि की मैच्योरिटी ये भी देखी जाएगी, और यदि वो इमेच्योर पाया जाएगा तो चोरी नहीं कर पाएगा। अन्यथा तो 7 से ऊपर जैसे आया आपराधिक विधि के लिए, ठीक है, वो विधिक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम ये हो गया। ठीक है ना, पागल अपराध नहीं कर सकता, लेकिन क्या संपत्ति नहीं रख सकता? सीपीसी में आदेश 32 है। विकृत व्यक्ति और अवयस्क ये बात कैसे लाएंगे और इन पर कैसे बात आएगा? ठीक है ना। देखिए अब भी ऑब्जर्वेशन की पद्धति इसी का इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यक्ति की संकल्पना इसमें अब विस्तार होगा। क्यों? देखिए विस्तार या किसी भी अवधारणा में विकास यह तभी किया जाता है जब क्या होता है, जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें कमी यह दिखाई देती है। अब जो व्यक्ति की संकल्पना अब तक रही है इसमें कमी दिखाई दी। कमी यह दिखाई दी कि ऐसे मानव प्राणी जो अपनी इच्छा से संपूर्ण विधिक भूमिका इसका निर्वहन भले ही न कर पाए, लेकिन कुछ हद तक विधिक भूमिका का निर्वाह वे कर सकते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ण रूप से वो हर काम को करने की नहीं रख सकते। क्या उनको हम व्यक्ति माने या न माने, इस प्रश्न का उत्तर इच्छा का सिद्धांत ये नहीं दे पा रहा है। ठीक है। और तीसरे, हम समाज में ये देख रहे हैं कि ऐसे अस्तित्वों को भी, ऐसी इंटिटीज को भी कानून में व्यक्ति मान लिया गया जो मानव प्राणी नहीं है। ठीक है भाई, प्राकृतिक विधि विचारकों ने दे दिया इच्छा का सिद्धांत। तो इच्छा के सिद्धांत के मुताबिक ही विधिक जगत में सारी चीजें मिलनी चाहिए, तभी तो सिद्धांत की सत्यता यह साबित होगी। अन्यथा सिद्धांत तो सत्य कहां है? और फिर सिद्धांत में अशुद्धि है, और जब सिद्धांत में अशुद्धि है तो उसे शुद्ध किया जाना यह जरूरी है। ठीक है। तो जब प्राकृतिक विधि विचारकों के सिद्धांत को विधिक जगत पर लागू किया गया और विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोगों ने विश्लेषण करने का प्रयास किया,
या हिस्टोरिकल विचारधारा के लोगों ने ऐतिहासिक तौर पर सारे परिदृश्य का अध्ययन करना चाहा, तो उन्होंने पाया कि स्थितियां ठीक वैसी नहीं हैं जैसी आपका प्राकृतिक विधि विचारकों ने वर्णित किए, अर्थात व्यक्ति मानव प्राणियों का ही गुण हो। व्यक्ति नाम की संकल्पना मानव प्राणियों के साथ ही रह सकती हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसे अस्तित्व विधिक जगत में पाए जा रहे हैं जो मानव प्राणी नहीं है, लेकिन फिर भी विधिक भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता से संपन्न होने के कारण, विधिक भूमिका की क्षमता उनमें होने के कारण उन्हें व्यक्ति मान लिया गया है। ये पाया गया भाई राज्य है, मानव प्राणी तो नहीं है, निगम है, मानव प्राणी तो नहीं है, फैक्ट्री है, कंपनी है, म्युनिसिपैलिटी है, मानव प्राणी तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति है। क्योंकि कानून की दुनिया में व्यक्ति माना जा रहा है। इसका मतलब व्यक्ति की संकल्पना मानव प्राणी का ही लक्षण है, ये बात ठीक नहीं है। सिद्धांत सत्य नहीं बचा, और अगर सिद्धांत सत्य नहीं बचा, सिद्धांत में विकास होगा, विस्तार होगा, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन सिद्धांत तो नहीं रहेगा वो। हमने 20 बार कहा कि जिस दिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन का 1 परमाणु मिलाने से पानी नहीं बनेगा, उस दिन रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का यह सिद्धांत फेल हो जाएगा कि H2O फेल हो जाएगा, यह प्रिंसिपल नहीं रहेगा। अब सिद्धांत में विकास होना शुरू हुआ, नेकम आए और नेकम ने कहा कि विधि, ठीक है, जिन अस्तित्वों को मान्यता देती वे अस्तित्व, ठीक है, आपका विधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, यानी मानव प्राणी हटा दिया, ठीक है, और कहा विधिक सत्ता होती है, विधिक अस्तित्व होता है। नेकम ने कहा कि विधिक सत्ता होती है, विधिक अस्तित्व होता है, और बस उस विधिक सत्ता और विधिक अस्तित्व को ही हम व्यक्ति ये कहना शुरू कर देते हैं। विधिक सत्ता होती है, विधिक अस्तित्व होता है, इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता और अस्तित्व पहले से होता है, विधि क्रिएट नहीं करती, ठीक है ना, सत्ता और अस्तित्व है, ठीक है ना, और वह विधि में भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। इसलिए विधि ने उस सत्ता या अस्तित्व को विधिक सत्ता या अस्तित्व कह दिया और उसे व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या विधिक व्यक्तित्व ये मानना शुरू कर दिया, मानना शुरू कर दिया। मीनिंग देयर बाय विधि विधिक सत्ता या विधिक अस्तित्व का निर्माण नहीं कर रही, निर्माण नहीं कर रही है, मान्यता दे रही है, ठीक है ना। और यही नेकम भिन्न है समाजशास्त्रियों से और विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोगों से। एनालिटिकलों में पैटर्न है, सामंड है और केल्सन है। ये कहते हैं कि विधि निर्माण कर सकती है, ठीक है, विधि व्यक्ति का निर्माण कर सकती है, ठीक है। केल्सन कहता है कि कानून जिसे अधिकार और कर्तव्य दे देता है उसे हम विधि में व्यक्ति ये कहते हैं। इसका मतलब केल्सन मान्यता दे रहा है। केल्सन कहता है कि विधि व्यक्तित्व का निर्माण ये कर सकती है, यानी विधिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है, जबकि
नेकम कह रहा है कि ना मान्यता दे सकती है, निर्माण नहीं कर सकती। डीन रास्कोपाउंड ने कहा कि लीगल यूनिट शब्द का प्रयोग किया, विधिक इकाई, और विधिक इकाई और डेवलपमेंट है डीन रास्कोपाउंड में। डीन रास्कोपाउंड कहते हैं कि विधिक इकाई होती है, अर्थात विधि मान्यता भी दे सकती है और विधि सृजन भी कर सकती है। ठीक है, वे विधिक इकाइयां, डीन रास्कोपाउंड कहता है, वे विधिक इकाइयां जिन्हें विधि विधिक व्यक्तित्व के तौर पर या विधिक व्यक्ति के तौर पर मान्यता देती है और अधिकार या कर्तव्य प्रदान कर देती है, उन्हें हम, ठीक है, व्यक्ति कहते हैं। उन विधिक इकाइयों को, उन इकाइयों को हम विधिक व्यक्ति कहना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब मान्यता भी दे सकती है और आपका क्रिएट ये भी कर सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। और केल्सन कहता है क्रिएट होगा। वो कहता है कि, ठीक है, कि विधि इच्छानुसार, कानून अपनी इच्छानुसार व्यक्तित्व ये प्रदान कर सकता है। यानी कानून ये एकमात्र कसौटी है जो कि व्यक्तित्व प्रदान करता है। बाकी अगर कोई आप मान के चलो ये व्यक्ति है तो मिथक है, कोई मतलब नहीं। और सामंड कहता है एक व्यक्ति कोई अस्तित्वपूर्ण वस्तु है, एक व्यक्तित्व कोई अस्तित्वपूर्ण वस्तु है, ठीक है, जिसे विधि अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम मानती है। उसने क्या कहा? वस्तु है। ठीक है, सामंड दो तरीके के लोगों को विधिक व्यक्ति मान रहा है। वो कहता है कि पहला वो विधिक व्यक्ति है जो अधिकार और कर्तव्य को धारण करने में सक्षम है। वो मानव है प्राकृतिक तौर पर, ठीक है, और अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम है, तो भी वो विधिक व्यक्ति है। ठीक है ना, वो मानव है तो भी अगर वो अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम है तो वो विधिक व्यक्ति है। मानव है लेकिन अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम नहीं है विधिक व्यक्ति। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं है, मानव है, मानव प्राणी है जो अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम है, वो व्यक्ति है। ठीक है ना, यानी व्यक्ति और मानव प्राणी अलग अलग है। मानव प्राणी जो अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम नहीं है वे व्यक्ति, ठीक है, मानव प्राणी होंगे, लेकिन व्यक्ति या विधिक व्यक्ति या विधिक व्यक्तित्व तो नहीं है। ठीक है, और फिर मानवेतर यानी गैर मानव, ठीक है, गैर मानव प्राणी जो विधिक अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम है, उन्हें वास्तविक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति इन नामों से संबोधित करके सामंड ने कहा है कि ये लोग जो मानव प्राणी नहीं है किंतु अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम है, ये भी व्यक्ति है। और इन मानव प्राणियों और, ठीक है, मानवेतर प्राणियों दोनों के लिए उसने वस्तु शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि एक व्यक्ति, हमने शुरुआत से आपसे कहा व्यक्ति और मानव प्राणी इसे अलग अलग रखेंगे आप। व्यक्ति सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम, वैसे ही जैसा आपका एक विशेष नाम है बस, और आप वो नहीं हो जो नाम है। ठीक है ना, आपको पुकारने का साधन नाम है, ऐसे ही व्यक्ति सिर्फ नाम है। कहता एक व्यक्ति कोई अस्तित्वपूर्ण वस्तु है, इस वस्तु में मानव और मानवेतर दोनों सामान्य शामिल किए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति कोई अस्तित्वपूर्ण वस्तु है जो विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम है। ठीक है, ये सामान्य ने कहा। और पैटर्न ने कहा वे सभी अस्तित्व
सभी अस्तित्व। तो अस्तित्व में मानव मानवेतर सभी आ गए। ठीक है, सामान्य वस्तु शब्द का प्रयोग किया, पैटर्न ने अस्तित्व शब्द का प्रयोग कर दिया, विश्लेषणात्मक होते हुए भी। नेकम में विधिक सत्ता या विधिक अस्तित्व इस शब्द का प्रयोग किया। पाउंड ने इकाई शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, पैटर्न ने कहा वे सभी अस्तित्व जो विधि में अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम माने गए, वे सभी, ठीक है, व्यक्ति हैं या विधिक व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व हैं। ठीक है, और एक परिभाषा साधारण खंड अधिनियम में भी दी गई है कि ऐसे सभी, ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक व्यक्ति जो विधिक अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम है, वे व्यक्ति हैं या विधिक व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है। अब सारी परिभाषाओं को ओवरऑल देखा जाए तो एक ही बात निकलती है कि व्यक्ति कौन? वो जो विधि में अधिकार और कर्तव्य धारण करके एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। वो मानव प्राणी भी हो सकता है, वो मानवेतर भी हो सकता है। अगर मानव प्राणी को व्यक्ति मानेंगे तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, और अगर गैर मानव प्राणी मानवेतर को हम मानेंगे व्यक्ति, तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये अगली क्लास का विषय है, तब देखेंगे।